हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जिन भी बच्चों का जीओआईटी का एग्ज़ाम है, आप सभी को पता है आपका जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो कौन सी आपकी टीसीएस है। तो टीसीएस के द्वारा जो भी पिछले ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंप्यूटर सेक्शन के, तो हम क्या करेंगे, जो हम जीओआईटी की सीरीज़ कर रहे हैं तो उसके उसी में इंक्लूड कर दूंगा मैं इसको भी, कि हम क्या करेंगे एक दिन छोड़ के हम क्या करेंगे, जो टीसीएस के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम अपनी जो सीरीज़ है उसके साथ कंटिन्यू करते रहेंगे, ताकि आपको ये आइडिया रहता रहेगा कि हम जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं या फिर जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, उनसे आपको कितनी हेल्प मिल रही है और आपका जो एग्ज़ाम है उसकी आपकी कितनी तैयारी हो रही है। ओके, तो इसमें बस वही है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको मैं क्या करवाऊंगा, यहाँ पे आपको डिस्कस कराऊंगा कौन से सेक्शन से बेसिकली हमारा मेन मोटिव रहेगा कंप्यूटर सेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली एसएससी का एक एग्ज़ाम हुआ था, है ना, सीजीएल का। तो वहाँ के जो मेंस के जो एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ का ये एक तरीके से पेपर है, वहाँ के मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रिंट सेटिंग इज यूज टू चूज ओनली अ स्पेसिफिक पेजेस इन MS वर्ड 365। यहाँ पे बात करिए कि अगर आपको क्या करना है, प्रिंटर की कौन सी ऐसी सेटिंग है जो आप जब आप प्रिंट की कमांड देते हो ना, अगर आपको कुछ स्पेसिफाई पेज ही प्रिंट करने हैं, है ना, तो उनको प्रिंट करने के लिए आपके पास कौन सा एक ऑप्शन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा क्या है, चूज़ ओनली स्पेसिफिक पेज। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या, वो कस्टम, कि आपको अपने अकॉर्डिंग कोई चीज़ प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए आपका फर्स्ट राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो आपने याद रखना है कि जब भी आपसे बोला जाए कि अगर MS वर्ड 365 है या फिर कोई भी MS वर्ड है या फिर सिंपली हम वर्ड का डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, तो अगर वहाँ पे बोला जाएगा कि स्पेसिफिक पेजेस को अगर आपको प्रिंट करना है, तब आप कस्टम प्रिंट ऑप्शन होता है उसको आप यूज़ करते हो। ओके, तो कस्टम प्रिंट करता है क्या, बेसिकली ये आपको अलो करता है, क्या अलो करता है, अलो यू टू एंटर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या करता है बेटा, एक तो आपको अगर आपको कोई स्पेसिफिक पेज नंबर कोई प्रिंट करने हैं, पेज नंबर्स के अलावा क्या, या तो कोई रेंजेस, ठीक है, पेज नंबर आप प्रिंट कर सकते हो या तो कोई आप रेंज प्रिंट कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं इसका, तो जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक बुक है, सपोज कर लो आपके पास एक बुक है, उस बुक में मान लेते हैं आपके पास कितने पेजेस हैं, मान लेते हैं 135 के हैं वहाँ पे आपके पास पेजेस हैं। अब आप चाहते हो कि अगर आपको मैंने बोला कि बेटा आप मुझे क्या करो, आप मुझे प्रिंट निकाल के दो, प्रिंट कौन से निकाल के दो, मुझे एक तो फर्स्ट पेज चाहिए बुक का, एक मुझे थर्ड पेज चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, 5 से लेके जो हमारे पास 15 पेजेस हैं मुझे उसके प्रिंट चाहिए। तो आप अब क्या करोगे, सिंगल सिंगल प्रिंट निकालोगे, नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप जाओगे कस्टम प्रिंट के पास। ओके, वहाँ पे जब आप कंट्रोल P से जब आप क्या करोगे, बेसिकली कंट्रोल P से क्या होगा, आपका प्रिंट मेनू ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, कौन सा ऑप्शन आता है, कस्टम प्रिंट का। तो जैसे आप कस्टम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स सा खुल जाएगा। तो उस बॉक्स में मैंने आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ बताई या फिर कौन कौन सी बताया मुझे पेजेस चाहिए। एक तो मुझे फर्स्ट पेज चाहिए, तो आप फर्स्ट लिखोगे, उसके बाद और कौन सा चाहिए, तो उसके लिए आप कॉमा यूज़ करोगे यहाँ पे, फर्स्ट के बाद कॉमा, फिर आप थर्ड पेज, मैंने बोला था थर्ड चाहिए मुझे, फर्स्ट ले लिया आपने, फिर आपने थर्ड ले लिया, उसके बाद आपको मैंने कौन सा बोला, आप मुझे 5 से लेके 15 तक पेजेस आप प्रिंट करके दोगे, तो आपने नंबर डाल दिया 5 से 15। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप जो सेट ऑफ नंबर्स ऑफ पेजेस हैं या फिर एक रेंज है, अब देखो 5 से 15 क्या एक रेंज है, पर अगर आपको सिंगल सिंगल निकालना है तो आप सिंगल सिंगल में निकाल सकते हो, और आप अगर रेंज ऑफ पेजेस निकालना चाहते हो एज़ पर योर कस्टम रिक्वायरमेंट, तो आप उनको भी निकाल सकते हो। तो बस ये पूरा जो क्वेश्चन था, इसमें जो ये इंपॉर्टेंट से पूछा गया था, तो अगर इसको नोट करना तो आप इसको नोट कर लेना कि कस्टम पेंट का मतलब क्या होता है ना। तो एज एग्जांपल अगर आप नोट करोगे कि प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, तो जैसे आप कभी आगे जैसे जॉब पे लगोगे आप, तो आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी, है ना। जैसे मान लेते आपको कोई आपका सीनियर है, वो बोलेगा कि आप मुझे ये पेजेस निकाल के दो, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, कस्टम प्रिंट का ऑप्शन का यूज़ करोगे। ओके, तो ये आपने नोट कर लेना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो भी आपको नोट कर लेनी है। जैसे यहाँ पे देखा प्रिंट ऑल, तो प्रिंट ऑल आप कब यूज़ करोगे, ठीक है, इसका राइट आंसर तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। पर प्रिंट ऑल ऑप्शन कब यूज़ करोगे, मान लेते हैं वही आपके पास कितने हैं, 135 पेजेस, और आप इन सभी को प्रिंट निकालना चाहते हो एक ही बार में, तो उसके लिए ऑप्शन कौन सा होता है, प्रिंट ऑल पेजेस। तो इसका मतलब क्या है, जब आपको क्या करना पड़ता है, प्रिंट करना पड़ता है, प्रिंट द एंटायर क्या करोगे, डॉक्यूमेंट को जब आप प्रिंट करना चाहोगे ना, डॉक्यूमेंट बोल लो, बुक बोल लो, या फिर जो भी आपको लगता है X to Y, ठीक है। एंटायर डॉक्यूमेंट मतलब आपको फर्स्ट से लेकर जो भी लास्ट पेज है वो सारा आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ये मतलब होता है प्रिंट ऑल पेजेस का। बाकी प्रिंट करंट पेज का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कर लो
आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है। वो कितने पेजेस का है, मान लेते हैं 2 पेजेस का है। एक नंबर पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। अभी आप क्या कर रहे हो, पेज नंबर 2 के ऊपर काम कर रहे हो। आपका कर्सर यहाँ पे है, करंटली आपका कर्सर कहाँ पे है, आपका सेकंड पेज पे है ना। कर्सर मैंने बताया था ना कि एक ब्लिंकिंग एक तरीके से सिंबल होता है, वो बताने का काम करता है कि आपका जो नेक्स्ट करेक्टर है वो आपके पेज के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर कहाँ पे आएगा। ओके, तो जहाँ पे कर्सर होता है वही आपका क्या बन जाता है, आपका करंट पेज बन जाता है। तो अगर आपको करंट पेज मतलब देखो, अभी आप कहाँ पे हो, अभी आप पेज नंबर सेकंड पे हो। तो अगर आपको पेज नंबर सेकंड ही प्रिंट करना है, कहाँ से, आपके पास 2 पेजेस हैं, एक पेज नंबर 1 भी है और पेज नंबर 2 भी है, पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट पेज निकालना है, मतलब पेज नंबर 2 ही प्रिंट करना है। तो इसके लिए आपके पास प्रिंट में कौन सा ऑप्शन होता है, प्रिंट करंट पेज का ऑप्शन होता है। तो इसको आपने नोट करना है कि बेसिकली जो हमारा प्रिंट करंट पेज होता है ये करता है, ये बेसिकली सर हमारा प्रिंट करता है। प्रिंट किस चीज़ को करता है, प्रिंट ओनली पेज वेयर कर्सर इज़ करंटली पोजीशनड। ठीक है, करंटली क्या होता है, बेसिकली आपका वो पोजीशन में होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि कैसे करके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं। बाकी देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है, प्रिंट सिलेक्शन। तो बेटा प्रिंट सिलेक्शन क्या काम करता है, प्रिंट सिलेक्शन बेसिकली काम करता है जब आपको एक स्पेसिफिक टेक्स्ट या फिर कोई ग्राफिक्स को जिसको आपने हाईलाइट करके प्रिंट करना है, उसको अगर प्रिंट करने का ज़रूरत है तो आप उसको प्रिंट सिलेक्शन से प्रिंट कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या सर, थोड़ा हमें मतलब समझा देंगे। देखो कुछ नहीं है, जैसे मान लेते हैं आपका आ गया कोई डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है दिस इज़ माई बुक, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है दिस इज़ माई JOIT लेक्चर्स, ओके, लेक्चर सीरीज ऐसे करके लिख दिया मान लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ यहाँ तक प्रिंट करना है, ठीक है, मुझे प्रिंट करना है दिस इज़ माई बुक। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, इसको मैं किससे सेलेक्ट कर लूँगा, बेसिकली मेरे माउस से इस चीज़ को, इस लाइन को सेलेक्ट कर लूँगा। और अगर मुझे इसी को प्रिंट करना है तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, बेसिकली बाकी स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे, है ना। Ctrl+P पे हम जाएंगे प्रिंट के ऑप्शन पे, फिर उसके बाद बेसिकली जो मैंने सेलेक्ट किया होगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन मुझे मिल जाएगा, कौन सा, प्रिंट सिलेक्शन का। प्रिंट सिलेक्शन का मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे मैं उसको प्रिंट करूँगा तो जो मेरा जिस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ वही मुझे प्रिंट होके निकलेगा, बाकी नीचे जो भी है वो प्रिंट होके नहीं निकलेगा। ये मतलब होता है आपका प्रिंट सिलेक्शन का, ठीक है। तो समझ गए ना कि अगर आपको कल को बोला जाए कि प्रिंट ओनली स्पेसिफिक टेक्स्ट और ग्राफिक यू हैव हाईलाइटेड और सेलेक्ट, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जो भी हमारे पास टेक्स्ट होगा या फिर कोई भी आपके पास ग्राफिक्स होगा, उसको आपने क्या किया होगा, उसको आपने एक तरीके से क्या होगा, सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। सेलेक्ट बोल लो, या फिर उसको आपने क्या किया होगा, हाईलाइट किया होगा। हाईलाइट कब होता है, जब आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हो, है ना, या फिर हाईलाइट होगा या फिर कोई चीज़ सिलेक्टेड होगी, तब कौन सा ऑप्शन होता है, प्रिंट सिलेक्शन का वो ऑप्शन होता है। तो ये कुछ प्रिंटर से रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको सारे समझा दिए, ठीक है। ये सारे आपने क्या करने हैं, कॉपी पे अच्छे ढंग से नोट्स बना के लिखने हैं, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ जितने आपके क्वेश्चंस लिंक हो जाएंगे वो सारे मैं आपको करवा दूंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी एक और ऑप्शन होता है एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है कोलैट। ओके, जिन्होंने JOIT का एग्ज़ाम पहले दिया है तो उनको पता है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये बेसिकली कोलैट क्या पूछा जाता है कि एक ऐसी सेटिंग होती है जब आपको प्रिंट करना होता है मल्टीपल कॉपीज़ एक ही सीक्वेंस में, है ना। इसका मतलब क्या था, इसको आप लिख लो, ये क्या होता है, बेसिकली एक सेटिंग ही होती है, सेटिंग जो हेल्प करती है, सेटिंग इज़ यूज्ड टू प्रिंट मल्टीपल कॉपीज़ इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब सर इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं मेरे पास क्या है, मेरे नोट्स हैं, सपोज कर लेते हैं मेरे पास मेरे कंप्यूटर के नोट्स हैं ना, उसमें कितने पेजेस हैं, मान लेते हैं 20 पेजेस हैं। और मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पेजेस प्रिंट करके निकालने हैं, किसके लिए निकालने हैं, मान लेते हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए निकालने हैं, ठीक है। तो उनको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मान लेते हैं मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, हर बच्चे के लिए एक एक करके प्रिंट थोड़ा निकालूंगा। तो इसके लिए मैं एक ऑप्शन यूज़ करूँगा, कौन सा ऑप्शन होता होगा, वो कोलैट का ऑप्शन होगा। इससे क्या होगा, बेसिकली जो मेरे पेजेस हैं उसको मैं क्या करूँगा, बेसिकली 2 टाइम्स करके प्रिंट कर दूँगा ना, उसको हम बोलते हैं कोलैट। ओके, कि मतलब एक जो हमारे पास पेजेस हैं उनके मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब सेट बना सकता हूँ, 1 या 2 या 3, वो मैं अपने हिसाब से सेट बना के आपको दे सकता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं 20 पेजेस है और मुझे कितने देने हैं, आपको 3 पेजेस देने हैं। तो उसके लिए मैं कोलैट ऑप्शन यूज़ करूँगा और वहाँ पे सेलेक्ट करूँगा 1 2 3
और उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 मतलब जितने मुझे सेलेक्ट करने हैं उतने मैं सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद आपको वो 3 पेजेस होंगे वो आपको प्रिंट होकर निकल आएंगे। ठीक है, मतलब क्या है सिंपली कि आप कब यूज़ करते हो जब आपको एक ही डॉक्यूमेंट की क्या करनी है, मल्टीपल कॉपीज़ निकालनी है और एक ही सीक्वेंस में निकालनी है, तब आप यूज़ करते हो कोलैट ऑप्शन का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी जब आप प्रिंट करते हो तो प्रिंट के टाइम पे भी हमारे पास, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आप पेज होता है वो ओरिएंटेशन में यूज़ होता है। ओरिएंटेशन कौन कौन से होते हैं, एक आपका लैंडस्केप होता है, एक आपका पोर्ट्रेट होता है। बाकी मैंने गटर मार्जिन में आपको समझाया था कि एक्स्ट्रा स्पेस होता है जो एक तरीके से कहाँ पे दिया जाता है, बेसिकली जो आपका बाइंडिंग साइड ऑफ द बुक होती है वहाँ पे दिया जाता है। बाकी एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली कि जो आपके पास कौन सी ऐसी प्रिंट की फैसिलिटी है जहाँ पे जो क्या होता है इंक होती है वो काफ़ी कम कंज्यूम होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना। सर हमारे पास क्या होता है, एक ड्राफ्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, ड्राफ्ट प्रिंट क्वालिटी क्या होती है, ड्राफ्ट प्रिंट क्वालिटी ये क्या होती है कि इंपॉर्टेंट है, आपने लिख लेना है इसको। यूजेस लेस इंक एंड इज़ फास्टर। एक तो क्योंकि जो चीज़ कम इंक कंज्यूम कर रही है वो ऑब्वियसली क्या होती है, फास्टर होती है। ठीक है, एंड इज़ फास्टर फॉर इंटरनल रिव्यू। इंटरनल रिव्यू, जैसे मान लो कल आप क्या करें, कहीं जॉब पे लगेंगे, तो जैसे आप अपने सीनियर को अपना जो ड्राफ्ट होगा एक तरीके से लेटर वो दिखाने जाओगे, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको ड्राफ्ट प्रिंट करोगे, है ना। कभी भी आपको उसको ओरिजिनल प्रिंट नहीं करना होता, आप उसको किस में प्रिंट करेंगे, ड्राफ्ट प्रिंट में प्रिंट करेंगे। उसका फ़ायदा क्या होता है, जो आपका प्रिंटर होता है ना उसकी इंक बचती है ना, उसकी इंक क्या होती है, कम कंज्यूम होती है। तो इसका मतलब है कि उसकी इंक बचती है। आप एक ही पेपर को मान लो 10 बार अपने सीनियर को दिखाने जाओगे तो उससे बेटर है कि आप मतलब 10 बारी में इतना इंक कंज्यूम कर दोगे, तो उससे बेटर है कि जितना आप 10 टाइम पे प्रिंट लोगे वो अगर आपका एक ही प्रिंट के बिहाफ पे उतने प्रिंट निकल जाएंगे तो वो ऑब्वियसली आपकी इंक की सेविंग होगी, है ना। तो उसको सेव करने के लिए आप किसका ऑप्शन यूज़ करते हो, ड्राफ्ट प्रिंट का ऑप्शन को यूज़ करते हो। ये भी रिसेंटली पूछा गया था एग्ज़ाम में, तो आपने क्या करना है, इसको नोट करके लिख लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। देखो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए कि आउटलुक भी होता है हमारा, जीमेल भी होता है और येंडेक्स भी होता है, तो इसमें देखा जाए तो राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, सर हमारा ऑल ऑफ दीज आर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये सारी सारी क्या है हमारे पास ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो यहाँ पे सेकंड हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था आउटलुक किसका है, आउटलुक सर हमारा एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ईमेल सर्विस है। किसकी है सर, ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट की है। और इसके अलावा जीमेल किसका है, सभी को पता है जीमेल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। किसकी कंपनी का है, ये हमारे गूगल का है ना। बाकी येंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली हमारे पास एक रशियन का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो हमारा रशियन वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है ये। ठीक है, रशियन के हमारे पास वेब बेस्ड सर्च इंजन, ठीक है, ओ सॉरी वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है ये, है ना। वेब बेस्ड हमारे पास क्या है, ईमेल सर्विस है। ठीक है, कहाँ की है, बेसिकली हमारी रशिया की है। और ये इंपॉर्टेंट है येंडेक्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि येंडेक्स है क्या हमारा, है ना। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं सर ये हमारे पास ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, और एक तरीके से येंडेक्स ना हमारे पास एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर भी होता है और येंडेक्स का एक अपना सर्च इंजन भी है ना। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एक जैसे गूगल का सर्च इंजन है ना, तो ये बेसिकली सर्च इंजन भी है हमारा एक। ठीक है, सर्च इंजन भी हमारा येंडेक्स। तो दोनों याद रखने हैं कि येंडेक्स हमारा क्या है, एक सर सर्च इंजन भी है और साथ ही साथ एक हमारा ईमेल सर्विस का भी काम करता है। तो दोनों फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है हमें येंडेक्स। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो इससे मिलते जुलते और क्या क्या क्वेश्चन है ये, अगर ईमेल की ही बात है तो मैंने ईमेल के रिगार्डिंग आपको एक पॉइंट लिखाया था। क्या पॉइंट लिखाया था मैंने आपको, SMTP लिखवाया था। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है इसका नाम, है ना। ये मैंने आपको बताया था कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है। ये बेसिकली सर हमारे OSI की जो हमारी कौन सी लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है ना, एप्लीकेशन लेयर। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, 7th लेयर ऑफ द OSI, वहाँ पे ये वर्क करती है। और SMTP सर हमारी काम क्या करती है, ये मैंने आपको बताया था क्या काम करती है ये, कि सर जब हम बात करते हैं कि मुझे कोई अपनी मेल वगैरह शेयर करनी है या फिर सेंड करनी है, तो उसके लिए जो मेरे पास प्रोटोकॉल होता है SMTP प्रोटोकॉल, ये हम कब यूज़ करते हैं, जब मुझे क्या करना होता है, यूज़ फॉर सेंडिंग ईमेल। जब आपको ईमेल वगैरह सेंड करनी है ना तब आप यूज़ करते हो इसका।
सेंडिंग ईमेल बिटवीन कहाँ पे सर, हमारे जो अलग अलग सर्वर्स होते हैं। कौन से सर्वर्स होते हैं? ईमेल सर्वर्स होते हैं। ये मैंने आपको ये पहले बताया था कि जो हमारे सर्वर्स होते हैं वो उनका अलग अलग मैकेनिज़्म के बिहाफ पे उनका एक तरीके से वर्क अलग अलग हो जाता है। जैसे वेब सर्वर होते हैं वो सिर्फ वेबसाइट्स के साथ डील करते हैं, ईमेल सर्वर्स होते हैं वो ईमेल्स के साथ ही डील करते हैं, है ना। तो अलग अलग जो सर्वर्स होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया इसका क्या बन जाएगा हमारे पास कि क्यों यूज़ होता है सेंडिंग ईमेल फॉर बिटवीन सर्वर्स के बीच में। बाकी एक और चीज़ इससे मिलती जुलती मैंने आपको समझाई थी कि बेटा हमारे पास एक और प्रोटोकॉल होता है जिसके बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है सर? वो हमारा POP3 होता है। कौन सा होता है? वो हमारा POP3 होता है, जो मैंने आपको समझाया था। एक होता है हमारे पास POP3। ओके, POP3 क्या काम करता है? एक POP3 था, दूसरा मैंने आपको बताया था IMAP। अब इनके बारे में मैंने आपको क्या बताया था? बेसिकली मैंने आपको यही बताया था कि जो हमारे पास ये होता है इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, है ना। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। और ये इसका कौन सा वर्जन है? बेसिकली इसका 3rd वर्जन है, तो इसको 3 लिख देते हैं। बाकी IMAP मैंने आपको बताया था, इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है, तो इसको बोल देते हैं हम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, एक तो चीज़ चलो मैंने आपको ये बेसिक सी सब बता दी थी। बाकी इसके अलावा जो एग्ज़ाम रेलिवेंट है वो मैंने आपको क्या बताया था कि जब बेटा हम बात करते हैं ना POP3 की, तो POP3 प्रोटोकॉल क्या होता है? बेसिकली ये डाउनलोड कर लेता है ईमेल को, कहाँ पे? लोकल डिवाइस के ऊपर। ओके, और डिलीट कर देता है सर्वर के ऊपर, है ना। और दूसरा मैंने बताया था IMAP के बारे में। IMAP क्या करता है? IMAP आपका सिंक्रोनाइज करने का काम करता है। बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके सर्वर के ऊपर रहती है और आप उसको मल्टीपल डिवाइस के ऊपर उसको देख सकते हो, है ना। इसका मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया था, जैसे सपोज कर लो कि ये आ गया आपका वेब सर्वर, सॉरी ईमेल सर्वर आ गया आपके पास, है ना। ये आ गया आपके पास ईमेल सर्वर। ओके, अब ईमेल सर्वर पे क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये मैं आ गया और ये मेरा दोस्त आ गया। ठीक है, ये आ गया मैं A नंबर और B नंबर आ गया मेरा दोस्त। ठीक है, B नंबर ने मुझे क्या भेजा? मुझे ईमेल भेजी कोई भी। ठीक है, ये आ गई मेरी मेल सर्वर के ऊपर, है ना। तो जैसे मैंने अपना इंटरनेट अपना ऑन किया और पहला केस मेरा क्या आ गया? फर्स्ट मेरा केस आ गया जब मैंने क्या ऑन किया है? POP3 को ऑन करके रखा हुआ। ओके, तो जैसे ही मेरे पास क्या होगी? फर्स्ट मेल आएगी, है ना। जैसे मेरे पास क्या होगा? जैसे मैंने अपना इंटरनेट ऑन किया तो जो मेरी मेल होगी वो मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, जो मेरा मेल सर्वर थी वहाँ से उठकर कहाँ आ जाएगी? मेरे फ़ोन के ऊपर क्या हो जाएगी? लोकली डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, लोकली क्या हो जाएगी सर? वो मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे ही मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी तो जो मेरा मेल सर्वर है वहाँ से ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया क्या मतलब होता है जब आपका POP3 ऑन होता है? या फिर एक्चुअल में बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कौन सा होता है? हमारा IMAP होता है। ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास IMAP होता है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। जब भी हम अपना मेल बनाते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोटोकॉल वर्क करता है वो हमारा IMAP हमारा करता है। पर POP3 भी हम ऑन कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप कर सकते हो सेटिंग में जाके। पर होता है क्या, जैसे आप POP3 ऑन कर दोगे तो जिस डिवाइस के ऊपर जो पहले मेल सर्वर पे जो आपको मेल आई थी, ठीक है, वो मेल अगर आपने आपकी किसी भी एक डिवाइस के ऊपर डाउनलोड होगी तो आपके मेल सर्वर से वो डिलीट हो जाएगी। मतलब फिर उसके बाद आप उसको देख नहीं सकते हो। आप चाहकर भी अपने मेल सर्वर पे उसको देख नहीं सकते हो। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर मैंने अपने मोबाइल पे इसको देख लिया और मैंने POP3 ऑन करके रखा था और मैंने अब इसको लैपटॉप पे अपने चेक किया, मैंने अपने जीमेल से लॉगिन किया लैपटॉप के ऊपर, फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे तो जो मेरी मेल है वो दिख ही नहीं रही है। तो वो क्यों नहीं दिख रही होती? क्योंकि वो ईमेल जो मेरी मेल थी वो मेरी ईमेल सर्वर से क्या होगी हो जाती है? वो डिलीट हो जाती है। ओके, तो ये मतलब होता है POP3 का। जब आप POP3 ऑन कर देते हो तो जो भी आपकी मेल नहीं आती है वो किसी ना किसी एक डिवाइस के ऊपर डाउनलोड हो जाती है। और जैसे डाउनलोड हो जाती है तो आपके जो मेल सर्वर होता है वहाँ से वो क्या हो जाती है सर? वो डिलीट हो जाती है। इससे उल्टा क्या आता है दूसरा? अब यही केस अगर हम दूसरे के लिए कर लें तो दूसरा केस मैंने आपको क्या बताया? दूसरा आता है हमारे पास IMAP का। अब IMAP हमारा क्या काम करता है? अब मान लेते हैं मेरे पास कौन सा इनेबल है? सेकंड नंबर पे IMAP। अब IMAP क्या करता है? IMAP भी सेम कंडीशन है। मान लेते मेरे दोस्त ने मुझे क्या भेजी? मेल भेजी और मैंने क्या किया? अपने मोबाइल से जैसे इंटरनेट ऑन किया तो इसकी एक कॉपी मेरे पास आ गई। इसी मेल की क्या आई मेरे पास? कॉपी। दूसरे में क्या हो रहा था? दूसरे में वहाँ से ईमेल सर्वर से जो डाटा था वो कट हो रहा था और मेरे एक डिवाइस के ऊपर पेस्ट हो जा रहा था। पर यहाँ पे मुझे क्या आई? कॉपी आई। और इसी कॉपी को टेक्निकल टर्म में क्या बोल देते हैं हम? सिंक्रोनाइज बोल देते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे मेरे पास क्या होगी? सिंक्रोनाइज, मतलब एक कॉपी मेरे पास आ गई उसकी। और वही चीज़ अगर मैंने अपने लैपटॉप पे ओपन करके देखी और मेरे पास कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है? IMAP चल रहा है, तो मेरे पास ईमेल सर्वर पे वो इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी, तो इसकी कॉपी भी मेरे को यहाँ पे मेरे यहाँ पे डिवाइस के ऊपर वो भी वहाँ पे रेप्लिकेट होकर मुझे दिख जाएगी। ओके, तो ये मतलब होता है IMAP का और POP3 का।
ये मैंने आपको बताया था क्योंकि इसके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपने अच्छे से नोट नोट बना के इनको लिख लेना दोनों को, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा जो कंसेप्ट था ये सारा क्लियर हो गया होगा। बाकी देखो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने सारे बता दिए। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि द इंस्ट्रक्शन दैट इज़ नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज़ प्लेस्ड इन। बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन होती है जो एग्जीक्यूट अभी नहीं हुई होती है, ओके, उसको हम कहाँ पे रखते हैं। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब हम CPU रजिस्टर्स पढ़ते हैं, है ना, तो मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर हमारे पास मल्टीपल तरह के होते हैं। एक हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करते हैं, बेसिकली जितने भी हमारे पास अर्थमेटिक और लॉजिकल काम होते हैं वो ALU डील करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास जो CPU रजिस्टर्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं ना CPU के अंदर, एक उसके रजिस्टर, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा हमारा आता है कंट्रोल यूनिट। तो रजिस्टर्स हमारे पास मल्टीपल होते हैं। जैसे एक आता है हमारे पास डाटा रजिस्टर जिसको DR बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसको IR बोलते हैं। इसके अलावा एक और होता है हमारे पास MAR जिसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास PC होता है प्रोग्राम काउंटर। तो ये अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। अब देखो जब भी हम बात करते हैं ना किसी इंस्ट्रक्शन की, तो जब भी हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर या फिर हमारा एक तरीके से CPU उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है किसी भी प्रोग्राम को, तो वो क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको कहाँ स्टोर करता है, अपने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास उसको स्टोर करके रखता है। ओके, तो इसका मतलब है, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। कि जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन है जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है तो उसको कहाँ पे रखा जाता है, सर हम उसको इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर के अंदर रखते हैं। तो ये आपने नोट करके लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी और एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। उसको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। ओके, बाकी इसके बाद जैसे हमारे पास CIR दे रखा है, तो CIR होता है कि बेसिकली ये होल्ड करता है, किसको होल्ड करता है, जो इंस्ट्रक्शन करंटली डिकोड और एग्जीक्यूट हो रही होती है, ठीक है, उसको हैंडल करने का काम कौन करता है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसको ये काम करता है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए ना कि अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन समझना है आपने, यहाँ पे लिखा था द इंस्ट्रक्शन दैट इज़ नॉट बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली। मान लेते हैं इसको, अगर आपको मैं थोड़ा ऐसे समझा दूँ, तो मान लो आपके पास इंस्ट्रक्शन 101 पड़ी है, 102 पे कोई इंस्ट्रक्शंस पड़ी है, 103 पे आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन पड़ी है। तो देखो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता है कि जो आपकी 101 नंबर वाली इंस्ट्रक्शन जो अभी चल रही होगी, जो करंटली अभी वर्क कर रही होगी, वो कौन हैंडल करेगा, CIR हैंडल करेगा, जिसको बोलते हैं हम करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कि CPU अभी इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर अपना काम कर रहा है। अब इसके जो नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन होगी, है ना, जो नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन होगी, इसको अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, तो ऑब्वियसली इसको कहीं ना कहीं तो स्टोर किया होगा, है ना। तो उसको कौन स्टोर करता है, फिर कौन इसको हैंडल करने का काम करता है टेम्परेरी तौर पे, तो उसको बोलते हैं हम IBR, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का कंसेप्ट पूरा का पूरा, तो इसको आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो प्रोग्राम काउंटर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सर इसका हमें समझ नहीं आया क्या है, थोड़ा बता देंगे। तो इसको आप थोड़ा ऐसे ही समझ लो, ब्रीफ करके मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। मान लो ये आपका आ गया प्रोग्राम, ओके, ये आ गया आपका प्रोग्राम, किसका आ गया प्रोग्राम, मान लेते हैं ऐड का आपका प्रोग्राम आ गया। ओके, तो पहली इंस्ट्रक्शन आएगी आपकी, आप क्या करो, आप एक डाटा लेकर आओ, ठीक है, डाटा नंबर 1 लेकर आओ। दूसरी आपकी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, डाटा नंबर मुझे 2 चाहिए। तीसरी इंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, सम करोगे दोनों का, ठीक है, डाटा 1 और डाटा 2 का आप सम करोगे, और लास्ट में क्या होगा, आपका रिजल्ट होगा। तो ये कितनी बनेगी मेरे पास, 4 मेरे पास इंस्ट्रक्शन बन गई, है ना। ये मेरे पास डाटा 1 इंस्ट्रक्शन पहली बन गई, और ये कहाँ पर पड़ी है, मेमोरी लोकेशन 101, 102, 103 और 104। अब देखो मैंने बात करी सबसे पहले कौन सी, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की। तो करंट में कौन सी चल रही है, डाटा 1 चल रहा है। तो डाटा 1 किसने अपने अंदर स्टोर करके रखा होगा, तो सर इसको स्टोर रखा होगा आपके CIR ने, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने। फिर सर इसकी अगली जो इंस्ट्रक्शन आएगी, जो डाटा 2 है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट किसी और से कलर से कर देता हूँ। मान लेते हैं इसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन आएगी डाटा 2 करके, तो सर इसको कौन स्टोर करके रखेगा अपने पास, तो इसको स्टोर करके रखेगा बेटा आपका IBR, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, ठीक है। इसका मतलब है कि डाटा 1 के बाद डाटा 2 आएगा। अब देखो डाटा 1 के बाद डाटा 2 ही आएगा, तो इसके लिए एड्रेस कौन सा है, एड्रेस है 102। तो एड्रेस एक कौन हैंडल करता है, वो हैंडल करता है प्रोग्राम काउंटर, ये आपने याद रखना है। अब देखो होता है क्या है कि एक तो एड्रेस है और एक है डाटा, डाटा अलग हैंडल होता है और जो एड्रेस है उसको अलग से हैंडल किया जाता है।
ओके, क्योंकि एक आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब जो करंटली आपकी इंस्ट्रक्शन चल रही है उसका अपना एक एड्रेस होगा, उसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो जो करंटली आपकी इंस्ट्रक्शन चल रही है और जो आपका करंटली कोई इंस्ट्रक्शन है, जो मैंने आपको पहले एक चीज़ समझाई थी, एक तो ये आ गया उसका एड्रेस, ये दोनों चीज़ें अलग हैं, इनको कंबाइन नहीं करना है आपने, ठीक है। ये तो आ गया उसका एड्रेस, और ये आ गया, ये उस एड्रेस के अंदर का डाटा है। तो जो उस एड्रेस के अंदर का डाटा है या फिर इंस्ट्रक्शन है, उसको कौन हैंडल करेगा? करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और उसी करंट इंस्ट्रक्शन की कोई ना कोई तो एड्रेस होगा जहाँ से उसको मैं लेकर आ रहा हूँ, तो उसको हैंडल करने का काम कौन करता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और उसके बाद अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है कि सर 101 के बाद 102 ही आएगा, वो कंप्यूटर को कैसे लगेगा बता? तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से रजिस्टर होता है जिसको बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। और ये एग्ज़ाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रजिस्टर होता है जो कंटेन करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। ओके, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं कि सर जो हमारा प्रोग्राम काउंटर होता है, ये क्या होता है? हमारे पास एक ऐसा रजिस्टर होता है, इसको लिख लेना आप, कि बेसिकली एक रजिस्टर होता है जो कि काम करता है, वो मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। ठीक है, इसको क्या करता है बेसिकली? टू बी फेच्ड, या फिर इसको क्या कर लेना, इट इज़ अ रजिस्टर दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। ओके, कि 101 के बाद 102 ही आएगा, तो वो कौन स्टोर करता है? वो आपका प्रोग्राम काउंटर करता है। प्रोग्राम काउंटर रहता है, एड्रेस तो स्टोर कर लिया, पर एड्रेस का जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन क्या है? डाटा 2, उसको कौन स्टोर करेगा? उसको IBR उसको स्टोर करने का काम करेगा, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। ओके, तो काफ़ी मतलब डीप में क्वेश्चन पूछा गया था, और काफ़ी मतलब ऐसे टफ नहीं समझना है आपने, बस इसको चीज़ को समझना है। जिसको एक बार में समझ नहीं आया, उसको एक या दो बार देखेंगे तो उसको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या मैंने समझाया और क्या क्या इसका पूरा पर्सपेक्टिव था इस पूरे क्वेश्चन का। तो आपने क्या करना है, इसको नोट करके लिखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक की टाइप ऑफ मालवेयर दैट इज़ ऑफन डिस्कस्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ये मैंने इसको बेसिकली आपको कराया भी था, है ना। कौन सा होता है? ये हमारे पास ट्रोजन होता है। ये मैंने आपको बेसिकली जो सीरीज़ थी उसमें भी शायद मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि ट्रोजन और सी क्या होता है, कि हमें लगता है कि वो हमारे लिए एक तरीके से हेल्पफुल है, पर वो एज अ कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे दोस्त ने मेरे सीने पे छुरा घोंप दिया, तो बस वैसे हिसाब होता है कि देखने के लिए मेरा दोस्त ही लगता है, पर इन द एंड वो बैग मतलब मेरे क्या कर देते हैं, मेरे सीने में छुरा घोंप देता है। तो वैसे ही काम करता है, आपको देखने के लिए लगेगा कि कोई सी दिक्कत नहीं है सॉफ्टवेयर में, पर इंटरनली आपके सिस्टम को क्या करने का काम करेगा? वो ख़राब करने का काम करेगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ट्रोजन हॉर्स बन जाएगा। बाकी देखो, रैंसमवेयर मैंने आपको बताया था क्या होता है बेसिकली, ये इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। रैंसमवेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं मैंने आपका सिस्टम हैक कर लिया, है ना, और मैंने उसके सिस्टम को, आपको पूरे के पूरे सिस्टम को लॉक कर दिया, और मान लेते आपकी सिस्टम में आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल थी, और मैंने आपको वहाँ पे मैसेज दे दिया कि अगर आपको अपना सिस्टम अनलॉक करवाना है तो आप मुझे क्या करो, इतनी पेमेंट कर दो, पैसे दो मुझे इतने, तभी मैं आपका सिस्टम छोड़ूंगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि सर रैंसमवेयर एक ऐसा एक तरीके से प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, जो इनक्रिप्ट कर देता है, ताकि यूज़र जो है वो अपना जो लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर उसको चला ही ना पाए, ठीक है। और जब मैं वो मुझे पैसे देगा तभी मैं उसका सिस्टम है उसको अनलॉक करूँगा। तो इसको बोलते हैं रैंसमवेयर। तो ये क्या करता है बेसिकली, इनक्रिप्ट कर देता है, इनक्रिप्ट्स यूज़र फाइल्स एंड डिमांड्स पेमेंट फॉर द डिक्रिप्शन की, है ना। अब इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर करी थी, हेलो, मैंने इसको क्या करिए, हैक कर दिया। किससे हैक कर दिया? रैंसमवेयर से उसको हैक कर दिया। तो जो आपका हेलो था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसी भी और कोड में जो आप देख नहीं पाओ। अब यहाँ पे मैंने आपकी सिस्टम को लॉक कर दिया। तो जब मैंने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, है ना, इसका मतलब क्या किया, मैंने इसको इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। अब आप चाहते हो आपका जो इन्फॉर्मेशन थी आपको फिर से किस में दिख जाए, हेलो दिख जाए वहाँ पे सिस्टम पे, तो आप क्या चाहते हो, उसको डिक्रिप्ट करना, ठीक है। डिक्रिप्ट करना चाहते हो, तो डिक्रिप्ट करने के लिए मेरे पास एक की है या फिर एक ऐसा कोड है जो उसको कर पाएगा, पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप मुझे पेमेंट दोगे तभी मैं इसको ओपन करूँगा और तब आप इसको देख पाओगे। इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं बेटा रैंसमवेयर। तो ये आपने नोट करके लिख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और अगर कोई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। तो मैंने तभी आपको करवा दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ये सीरीज़ करेंगे साथ में तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आई होप
एग्ज़ाम में ना। फिर जैसे यहाँ पे रूट किट दे रखा है, ठीक है। रूट किट होता है क्या है, बेसिकली रूल किट नहीं है, ये रूट किट होता है। तो रूट किट एक हमारे पास कलेक्शन ऑफ टूल्स होता है जो इनेबल करता है एन अनऑथराइज यूजर टू गेन कंट्रोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम अनडिटेक्टेड, ठीक है, उसको बोलते हैं रूट किट। और आपको लिखना होगा तो इसकी डेफिनेशन ही पूछी गई थी एक बार कि फिल इन द ब्लैंक अ कलेक्शन, ऐसे करके पूछा था, फिल इन द ब्लैंक अ कलेक्शन ऑफ टूल्स दैट enable an unauthorized user to gain control of a computer system undetected। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाता है, उसका बन जाता है रूट किट। ओके, तो इम्पोर्टेंट जो थ्योरी थी वो आपने नोट करके लिखने। बाकी मैंने की लोगर का तो आपको मैंने पहले ही बता दिया की लोगर होता क्या है, तो मुझे इसको बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना अपनी कॉपी पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू इंसर्ट अ हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हो, तो मैंने आपको बताया था आप किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल के का आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। कंट्रोल एम आप किसके लिए यूज़ करते हो, ये आप यूज़ करते हो इंडेंट देने के लिए, है ना। तो ये बेसिकली मैं बोलूँ आपको कि अगर आपको पैराग्राफ को लेफ्ट इंडेंट देना है तो आप किसका यूज़ करते हो, तब आप बोलेंगे सर कंट्रोल एम का हम यूज़ करते हैं। इसको आप ऐसे लिख लेना, यूज्ड टू इंडेंट द पैराग्राफ, इंडेंट अ पैराग्राफ, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। इंडेंट अ पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो इंडेंट का मतलब कुछ नहीं होता है, बेसिकली आपने अपना कुछ टेक्स्ट लिखा है ना, मान लेते आपने लिखा है यहाँ पे दिस इज़ माई समथिंग समथिंग, कुछ भी ऐसे लिखा है, और आपने अपना कर्सर यहाँ पे स्टार्टिंग में लेकर आ गए, आपका कर्सर यहाँ पे है स्टार्टिंग पे। तो जैसे आपने कंट्रोल एम प्रेस किया तो आपका जो टेक्स्ट यहाँ पे था ना स्टार्टिंग में, तो वो थोड़ा इंडेंट इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ माई लेफ्ट, और बाकी सारा टेक्स्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब होगा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा जो स्पेस आ जाएगा एक तरीके से इंडेंट आ जाएगा किस में, आपके पैराग्राफ के अंदर, कि पहली लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, बाकी जो टेक्स्ट बाकी जो पैराग्राफ है वो नॉर्मली स्टार्ट होगा। ओके, इस चीज़ को हम बोल देते हैं इंडेंट करना। तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल एम। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, याद रखना हम बात कर रहे हैं वर्ड की, MS वर्ड की। और अगर यही चीज़ अगर हम एक्सेल में पावर पॉइंट में यूज़ करें ना कंट्रोल एम, तो कंट्रोल एम से क्या होता है कि नई स्लाइड ऐड होती है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना होता दोनों शॉर्टकट की में। अगर वर्ड की बात करें तो इंडेंट देता है, और अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो अगर नई स्लाइड मुझे ऐड करना है तब उसके लिए हम कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी तो मैंने आपको समझा दी। बाकी देखो यहाँ पे कंट्रोल Z अंडू के लिए होता है, ये काफ़ी बार रिपीट हो गया तो ये मैंने बार बार बताऊंगा नहीं। और कंट्रोल H हम यूज़ करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क हम किसको बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क हम किसको बोलते हैं, हमारी SSDs को बोलते हैं। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कि सॉलिड स्टेट ड्राइव हमारी क्या होती है बेटा, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क होती है ना। बाकी देखो यहाँ पे दे रखा है नेटवर्क स्टोरेज सर्वर्स। तो ये बेसिकली होते हैं क्या, जो बेसिकली हम बोलते हैं ना कि हमें क्लाउड के ऊपर कुछ स्टोरेज मिली है, तो वो स्टोरेज किस टाइप की होती है, वो हमारे पास नेटवर्क स्टोरेज सर्वर की ही स्टोरेज होती है ना। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर डेडिकेटेड टू स्टोरिंग डाटा फॉर मल्टीपल यूजर्स ऑन अ नेटवर्क, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम नेटवर्क स्टोरेज एरिया या फिर नेटवर्क स्टोरेज सर्वर्स बोल देते हैं। ओके, मान लेते हैं मेरी कंपनी आ गई, मेरी कंपनी के 10 एम्प्लॉयज़ हैं या 5 एम्प्लॉयज़ हैं, है ना। इन सभी को मैंने एक कॉमन वो दे दिया, स्टोरेज दे दी, और इन स्टोरेज को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क वो उसको चला रहे हैं, है ना। इसके अंदर कुछ डाटा ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ वो नेटवर्क कर रहे हैं। तो वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, हमारे पास नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले भी करवाई थी ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जैसे यहाँ पे दे रखा है कि USB हार्ड ड्राइव, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। USB स्टिक्स क्या होती हैं जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं ना, USB स्टिक जो इसी हमारे पास तो वो होती है ना, पेन ड्राइव वगैरह होती है, उसको हम बोल देते हैं USB स्टिक, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो अगर हम बात कर ही रहे हैं इसकी SSD की बात कर रहे हैं, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि बेटा एक हमारे पास क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जो हाई स्पीड SSD के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सा होता है, वो NVM होता है। NVM और छोटा ई आपने लिखना है। इसको हम क्या बोलते हैं सर, ये क्या होता है, इज़ अ मॉडर्न प्रोटोकॉल
मॉडर्न प्रोटोकॉल यूज्ड बाय, कौन इसको यूज़ करता है, यूज्ड बाय हाई स्पीड SSDs सॉलिड स्टेट ड्राइव टू कम्युनिकेट विद CPU, टू कम्युनिकेट विद CPU। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, वो आपका बेटा NVM होता है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए कि NVM के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ये बेसिकली हमारे पास एक नया प्रोटोकॉल है जो अगर आपकी SSDs होती हैं वो अगर CPU के साथ हाई स्पीड में कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो उसके लिए उनको कौन से प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, NVMe के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। ठीक है, मैं थोड़ा पीछे का इरेज कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे लिखने में हैंग कर रहा है ये थोड़ा ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने क्या करनी है, अपनी कॉपी पे अच्छे ढंग से नोट्स बना के इनके लिख लेना है। ओके, बाकी देखो इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ये तो सारा आ ही गया है ना। बाकी और क्या चीज़ है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलो मुझे और कुछ याद आएगी तो मैं आपको करवा दूंगा अभी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। फिल इन द ब्लैंक इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट मे वर्क ऑन अ डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल। बेसिकली होता है क्या है, जैसे मान लेते हैं एक मेरा नेटवर्क आ गया ये। ठीक है, मान लेते हैं एक मेरा नेटवर्क आ गया ये, है ना। सपोज कर लेते हैं मेरा एक नेटवर्क आ गया ये, एक मेरा नेटवर्क आ गया ये, एक मेरा नेटवर्क आ गया दूसरा। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा कोई दूसरा नेटवर्क आ गया। ठीक है, मान लेते हैं ये नेटवर्क काम कर रहा है कोई प्रोटोकॉल, या मान लेते हैं किसके ऊपर काम कर रहा है, किसी प्रोटोकॉल X के ऊपर काम कर रहा है। और जो मेरा ये नेटवर्क है ये प्रोटोकॉल Y के ऊपर काम कर रहा है, या फिर XY के ऊपर काम कर रहा है। अब मुझे इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, तो कम्युनिकेट करवाने के लिए मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जो क्या कर पाएगा सर, वो PX की बात मुझे समझा पाएगा और जो मेरी बात है वो PX को समझा पाएगा, है ना। तो इसके लिए हम कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं, वही यहाँ पे लिखा है, और पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क। दो नेटवर्क होना, ये मेरा नेटवर्क नंबर 1 आ गया, ये मेरा नेटवर्क नंबर 2 आ गया। दैट में वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल। ठीक है, ये मॉडल PX पे काम करता है, मान लेते हैं ये मॉडल PXY के ऊपर काम करता है। तो इनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए कौन सा डिवाइस हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं गेटवे का। जिन बच्चों ने पटवारी का जो लास्ट टू लास्ट लेक्चर हो गया वो देखे होंगे, तो मैंने गेटवे के बारे में यही बताया था कि जब भी जो हमारे दो अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं उनको अगर आपस में कम्युनिकेट करना है तो उनके बीच में हमें एक डिवाइस लगाना पड़ता है। उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, गेटवे बोलते हैं। ओके, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा। और अगर आपको इसका नोट्स बनाने होंगे तो आप क्या लिखेंगे गेटवे के बारे में, तो आप लिखेंगे सर ये क्या होता है, बेसिकली ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। तो सिंपल आप इसको लिखेंगे, सर जो हमारा गेटवे होता है ये क्या करता है, एक्ट एज ट्रांसलेटर बिटवीन टू नेटवर्क्स दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और मॉडल, है ना। यहाँ पे तो मॉडल दे रखा था, पर आपको याद रखना है चाहे वो प्रोटोकॉल की बात करे या फिर वो मॉडल्स की बात करे, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, एग्जामिनर आपका गेटवे की बात कर रहा है। बाकी यहाँ पे राउटर दे रखा है, तो राउटर मैंने आपको अभी हाल फिलहाल में बताया था कि अगर आपको मल्टीपल नेटवर्क को क्या करना है, एक तो शॉर्टेस्ट रास्ता देता है, सबसे एक कॉमन तो ये बताया था मैंने कि शॉर्टेस्ट पाथ देता है, कहाँ से, सेंडर से रिसीवर के बीच में। बाकी राउटर का दूसरा काम क्या होता है कि अगर आपको मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, अगर आपको क्या करना है, उनको कनेक्ट करना है ना, और क्या करना है, डायरेक्ट करना है डाटा पैकेट्स को बेस्ड अपॉन देयर IP एड्रेसेस, तब भी आप किसका यूज़ करते हो, राउटर का ही यूज़ करते हो। और राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है सर, हमारी थर्ड लेयर ऑफ OSI के ऊपर वो काम करता है। कौन सी लेयर होती है सर, वो हमारी नेटवर्क लेयर होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, है ना, एग्जाम में आपने गलत करके नहीं आनी ये सारी चीज़ें। बाकी देखो इसके अलावा यहाँ पे स्विच दे रखा है, तो स्विच का मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको क्या करना है, जो कनेक्ट करने हैं डिवाइसेस विद इन अ सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क, ओके, तब आप यूज़ करते हैं स्विच का, है ना। इसको थोड़ा मैं ऐसे समझा देता हूँ स्विच को, क्योंकि स्विच शायद आपने नहीं किया है पहले, तो इसको मैं करवा देता हूँ आपको। तो अगर यहाँ पर आपसे स्विच के बारे में पूछा जाएगा, एक सेकेंड, कहाँ गया, यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो अगर आपसे स्विच के बारे में पूछा, इसका राइट आंसर तो गेटवे आ गया। अगर आपसे स्विच के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आप लिखेंगे सर ये हमारा क्या करता है, कनेक्ट करता है, कनेक्टेड डिवाइसेस विद इन सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क एंड किसका यूज़ करता है सर, ये यूज़ करता है मैक एड्रेस का। ठीक है, मैक एड्रेस टू
फॉरवर्ड द डाटा। ठीक है, फॉरवर्ड लिख लो चाहे आप सेंड लिख लो, सेंड द डाटा। ये मैंने आपको चीज़ पहले समझाई थी जब मैंने आपको स्विच और हब के बीच में डिफरेंस बताया था कि हब क्या करता है। बेसिकली वो भी यही काम करता है स्विच और हब, पर हब क्या करता है अपनी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है, हब भी क्या करता है, वो भी लैन के अंदर ही कनेक्ट होता है, प्लस क्या करता है वो इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर देता है ना। वो क्या कर देता है सर, इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब इसका मतलब क्या, बेसिकली मान लेते हैं आपने अपना एक नेटवर्क बनाया, जिसमें क्या है 4 डिवाइसेस हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। अगर आपने हब यूज़ किया है तो हब क्या काम करेगा, कोई भी एक इन्फॉर्मेशन जो किसी एक डिवाइस ने भेजी, मान लें ए ने डी को इन्फॉर्मेशन कोई भेजनी थी तो ए ने हब के पास दी, हब ने क्या किया, इसको सी को भी दे दिया और इसको कोई डिवाइस एक्स है उसको भेज दिया और डी को भेज दिया। ठीक है, मतलब इसने क्या किया, जो भी इन्फॉर्मेशन इसके पास आई इसने उसको सभी को बता दिया, है ना। तो तभी हम हब को क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, मतलब सभी को ही दे दे रहा है। पर अगर यही इसका उल्टा अगर हम बात कर लेते हैं स्विच की, तो स्विच क्या करता है सर, उन सभी के जो मैक एड्रेस होते हैं, जो परमानेंट एड्रेस होता है ना, मान लेते हैं जो मेरा ए था, ये बी था और ये सी था और ये डी था, और कि अभी केस वही सेम आ गया कि ए ने क्या करना है सर, डी को कोई डाटा भेजना है। तो इसके बीच में कौन सा डिवाइस लगा है, यहाँ पे सर हमारा स्विच लगा है। और मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब जो स्विच होता है वो क्या देखता है, वो बेसिकली स्टोर करता है अपने अंदर, क्या स्टोर करता है कि जो मेरा कौन कौन से मेरे पास डिवाइस लगे हैं, मेरे पास ए लगा है, बी लगा है, सी लगा है और डी लगा है, और इनका एक्चुअल एड्रेस क्या है। मान लेते हैं इसका एक्चुअल एड्रेस 1 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया और इसका 4 आ गया। ठीक है, तो ये करता है इनके एक्चुअल एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता है। तो स्विच के पास क्या होगा, एक तो उस डिवाइस का नाम उसको पता होगा और उसका एक्चुअल एड्रेस क्या है। इसका ए का एक्चुअल एड्रेस 1 है, बी का एक्चुअल एड्रेस 2 है, सी का एक्चुअल एड्रेस 4 है और डी का एक्चुअल एड्रेस क्या हमारा पास 3 है। तो जब ए इन्फॉर्मेशन भेजेगा स्विच के पास, तो ये देख लेगा अच्छा ए भेज रहा है, ठीक है, ए तो भेज रहा है, पर ये भेज किसको रहा है, वो देख लेगा अच्छा मैक एड्रेस किसको भेज रहा है, डी को भेज रहा है, अच्छा ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ किसको आगे भेजेगा, डी के पास ही भेजेगा। मतलब यहाँ पे बी और सी को क्या कर देगा, वो यहाँ पे निगलेक्ट कर देगा, मतलब इन दोनों के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेगा। तभी हम स्विच को क्या बोल देते हैं कि सर ये हमारे पास एक स्मार्ट डिवाइस है, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी बंदे को इन्फॉर्मेशन भेजता है जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन जानी होती है। तो वही मैंने आपको एज अ थ्योरी वहाँ पे लिखा दी, तो आपने इसको क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड। बेसिकली एक हमारे पास ऐसी मेमोरी यूनिट होती है जो क्या कम्युनिकेट करती है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है सीपीयू के साथ। तो वो कौन सी मेमोरी होती है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो उसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, मेन मेमोरी, है ना। मैंने आपको कितनी बारी बताया है कि हमारे पास क्या होता है, सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट किसके साथ करता है, हमारे पास जो हमारी मेन मेमोरी होती है ना, मेन मेमोरी के साथ वो डायरेक्टली क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। बाकी इसके बीच में एक मेमोरी आ जाती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या काम करती है, जो सीपीयू बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा होता है ना मेन मेमोरी को, मुझे ये डाटा चाहिए, मुझे ये डाटा, और उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है एक ही डाटा को, तो उसको उसकी कॉपी रख लेता है कैशे अपने पास, कि बार बार वो मेन मेमोरी से ना मांगे, ठीक है, बार बार उसको रिक्वेस्ट ना भेजे, वो सिंपली मेरे पास देख के मेरे पास डाटा मिल जाएगा और मैं उसको ये डाटा दे दूँगा, है ना। तो ये चीज़ मैंने ये बता दी, यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कैश भी दे रखा था, तो बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पर मैंने आपको ये चीज़ भी समझाई थी कि जब भी कोई मेमोरी यूनिट कम्युनिकेट करती है, कौन सी ऐसी मेमोरी यूनिट होती है डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है सीपीयू के साथ, तो वो होती है हमारी मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी कौन सी होती है हमारी, सर ये होती है हमारी रैम। और रैम को में हम क्या क्या बोलते हैं, उसको डी रैम बोलते हैं, क्योंकि रैम हमारी 2 टाइप की होती है ना, एक होती है हमारे पास स्टैटिक रैम, दूसरी होती है हमारे पास डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम से तो हमारी कौन सी मेमोरी बन जाती है सर, हमारी कैशे बनती है। और डायनेमिक रैम कौन होती है, जो मैं नॉर्मली रैम बोलता हूँ, वही हमारी डायनेमिक मेमोरी, सॉरी वही हमारी क्या बनती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बन जाती है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, मेन मेमोरी बोल देते हैं। तो एक सारी चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में रेलिवेंट होती हैं, तो उनको आपने नोट करके लिख लेना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 9th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, इज अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू दैट इज़ यूटिलाइज टू स्टोर डाटा टेम्परेरी। देखो डाटा टेम्परेरी कौन स्टोर करेगा, वही आ गया। और देखो लिखा गया, पर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे लिखा है हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू, सीपीयू के अंदर होता है वो, या फिर सीपीयू उसको यूज़ करता है, जो यूटिलाइज किया जाता है डाटा टेम्परेरी स्टोर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे 3-4 हिंट दे रखे हैं। एक तो सबसे पहला हिंट क्या है कि सर सीपीयू यूज़ करता है उसको, और वो हाई स्पीड है, प्लस वो डाटा टेम्परेरी स्टोर करता है, प्लस वो प्रोसेसिंग के टाइम ही यूज़ की जाती हैं। तो कौन सी ऐसी मेमोरी होती हैं, वो हमारे रजिस्टर्स होते हैं। ये मैंने आपको समझाया था कि रजिस्टर आधा हाई स्पीड मेमोरी डाटा स्टोर करते हैं वो टेम्परेरी, और साथ ही साथ जो प्रोसेसिंग होती है तब वो उस मेमोरी का यूटिलाइज़ करता है। कौन यूटिलाइज़ करता है सर, वो सीपीयू उसका यूटिलाइज़ करता है। तो उसके बिहाफ पे क्या बन जाएगा आपका, सेकंड आपका राइट आंसर बन जाएगा।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो अगर यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, ट्रोजन स्प्रेड थ्रू यूजर इंटरेक्शन सच एज ऑपरेटिंग ओपनिंग एन ईमेल अटैचमेंट और डाउनलोडिंग एंड एग्जीक्यूशन अ फाइल फ्रॉम इंटरनेट। सेकंड दे रखी है, ट्रोजन लुक लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। थर्ड दे रखा है, some trojan create backdoors to give malicious user access to the system। और लास्ट दे रखा है, ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेट एंड इन्फेक्ट अदर फाइल। देखो ट्रोजन कभी भी सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता है। ओके, तो इसमें यही क्या बन जाएगा, हमारा राइट आंसर बन जाएगा, है ना। ट्रोजन कभी भी हमारा सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। ट्रोजन क्या करता है, बेसिकली एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह, मतलब आपको बोलेगा कि मैं भाई तेरा दोस्त हूँ, तेरे को कोई हार्म नहीं करूँगा, उस वे में आपके सिस्टम पे एंटर करता है। उसके बाद वो क्या करता है, आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उनको क्या करता है, करप्ट करने का काम करता है ना। तो अपर अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन का लिखा था, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या बन जाएगी, करेक्ट बन जाएगी इसके अकॉर्डिंग, है ना। बाकी देखो ट्रोजन हॉर्स वही है कि इलेक्टिमेट सॉफ्टवेयर लगता है हमारा, ठीक है। ये बेसिकली कभी कभी क्या करता है, आपकी सिस्टम की कुछ ऐसे कोड होते हैं उनको चेंज कर देता है, ताकि जिस पर्सन ने उस ट्रोजन हॉर्स को आपके सिस्टम में ऐड किया ना कोड को, तो उसके लिए आपके सिस्टम में घुसना आसान हो जाता है। मतलब वो इंटरनेट की हेल्प से आपके सिस्टम की फाइलें वगैरह सब कुछ चेक कर सकता है घर बैठे बैठे, है ना। तो वही लिखा है कि एक बैकडोर एंट्री भी कर सकता है ट्रोजन हॉर्स। और इसके अलावा ये स्प्रेड होता है अगर आप ईमेल की, मतलब मेल की हेल्प से भी ट्रोजन हॉर्स भेज सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं से कोई प्रोग्राम डाउनलोड करते हो तब भी ये उसके साथ आ सकता है। जैसे आप कई बार करते हो ना, कोई क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, उसके बाद आपका सिस्टम है वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसी की क्या वजह होती है पीछे की, कि वो एज अ ट्रोजन हॉर्स वो काम करता है। ओके, तो इनको क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो इसके अलावा मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि एक रिसेंटली अभी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा आ रहा है लॉजिक बॉम्ब का, है ना। तो एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा आ रहा है लॉजिक बॉम्ब का। तो लॉजिक बॉम्ब होता है क्या है, बेसिकली हमारे पास ना एक पीस ऑफ कोड ही होता है, इसको आप बोल दो ये क्या होता है, बेसिकली हमारे पास पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है। पीस ऑफ कोड होता है, ये क्या करता है, दैट ट्रिगर्स, ठीक है। इसको आप लिख लिया करो, जो मैं आपको बोलता हूँ ना वो आपने लिख लिया करना है। दैट ट्रिगर्स अ मेलिशियस, यहाँ मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर आप लिख लेना जो मैंने बोलता हूँ, मेलिशियस एक्शन व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट, कंडीशंस आर मेट। अब इसका मतलब क्या है कि बेसिकली लॉजिक बॉम्ब एक ऐसा कोड होता है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने कुछ टाइम के बाद एक तरीके से होता है ना, बॉम्ब होता है, कुछ टाइमर बॉम्ब होता है, कि मैंने क्या किया, एक टाइम रख दिया कि इस टाइम के बाद वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं लॉजिक बॉम्ब, ठीक है। मैंने कुछ टाइम सेट कर दिया, उस टाइम जैसे वो टाइम हुआ तो वैसे वो कोड है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो इसको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है काफ़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ, फिल इन द ब्लैंक, डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, कन्फिगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो ये आप कहाँ पे देखते हो, ये आपके कंट्रोल पैनल पे आते हैं सारे। कंट्रोल पैनल पे आपको क्या दिख जाते हैं, जितनी भी आपकी यूटिलिटीज़ हैं, या फिर जितने आपके सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हैं, या फिर कौन कौन से आपके हार्डवेयर आपके सिस्टम के साथ अटैच हैं, वो सारे आपको कहाँ पे दिख जाते हैं, आपके कंट्रोल पैनल के ऊपर दिख जाते हैं। और कंट्रोल पैनल को हम क्या बोल देते हैं सर, ये हमारे पास सेंट्रलाइज एरिया होता है। क्या होता है ये हमारे पास सर, ये सेंट्रलाइज्ड एरिया होता है। सेंट्रलाइज्ड एरिया होता है, किसका होता है ये, सेंट्रलाइज्ड एरिया ऑफ हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर विंडोज़ किसके लिए सर, फॉर एडजस्टिंग, कि अगर आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है, एडजस्टिंग सिस्टम की सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स। एंड इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, क्योंकि कोई चीज़ अगर हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बता रही है तो इसका मतलब है आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। एंड मैनेजिंग, मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो रन क्या होता है, रन बेसिकली हमारे पास एक कमांड लाइन बॉक्स होता है, इसकी शॉर्टकट कमांड पूछी जाती है, इसको भी आप लिख लेना, ठीक है। एक आती है हमारे पास विंडोज़ की प्लस आर, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था किसी में ना, इसको नोट करना है आपने। विंडोज़ की प्लस आर ये किसके लिए होती है, जब आपको क्या करना पड़ता है, रन प्रॉम्प्ट को ओपन करना होता है, ठीक है। रन प्रॉम्प्ट को ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट कमांड होती है विंडोज़ की प्लस आर। ओके, ये आपने नोट करके लिख लेना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऐसा नहीं है कि जो सारे रिलेवेंट है मैं आपको वही लिखाऊंगा। बाकी देखो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, वो भी आप लिख लो यहाँ पे। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिसेंटली एग्ज़ाम में कि हमारे पास एक डाटाबेस होता है किसका, विंडोज़ का, जो क्या करता है, लो लेवल सेटिंग्स होती है ना ऑपरेटिंग सिस्टम की या फिर एप्लीकेशंस की,
उसको स्टोर करने का काम करता है। तो वो कौन सी होती है? हमारी विंडो की रजिस्ट्री। ठीक है, तो इसको ऐसे नोट कर लेना कि सर हमारे पास क्या होती है, एक विंडोज़ की क्या होती है, रजिस्ट्री होती है। विंडोज़ रजिस्ट्री इज़ अ डाटाबेस, इज़ अ database that store या फिर that stores low level settings for किसके लिए बेटा? आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन मतलब बेसिकली जो भी आपके पास, जैसे आप बोलते हो ना अपनी विंडोज़ की कोई की है ना, विंडो जैसे आप ऑफिशियल कोई विंडो चलाते हो तो उस ऑफिशियल विंडो की भी अपनी की होती है या फिर उसकी अपनी एक सेटिंग होती है ना। तो उसको कौन हैंडल करने का काम करता है या फिर कौन उसको स्टोर करता है? तो वो आपकी विंडो की रजिस्ट्री उसको स्टोर करती है। ओके, तो ये आपने नोट करके लिख लेना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। बाकी इसके अलावा एक और क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता है जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो वो क्वेश्चन कौन सा है आपके पास? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये सिस्टम हैंग कर रहा है तो मैं अब कैसे बता देता हूँ। वो आता है आपके पास इवेंट व्यूअर। ओके, तो इवेंट व्यूअर क्या काम करता है? ये बेसिकली हमारे पास एक टूल होता है, टूल यूज्ड टू सी लॉग्स। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ लॉग्स, LOGS, लॉग्स ऑफ सिस्टम एरर्स एंड वार्निंग। एरर्स एंड वार्निंग मतलब जितने भी आपके सिस्टम में एरर या फिर वार्निंग वगैरह आते हैं ना, तो अगर आपको उसको देखना होगा तो आप कहाँ पे देखेंगे? वो आप उसको इवेंट व्यूअर के अंदर जाके देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, आपने इनको क्या करना है? नोट करके लिख लेना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट के आगे जो क्वेश्चन है उनको मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये सारे क्वेश्चन इनको आप ठीक ढंग से देख लो। बाकी इसके अलावा कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी रहती होगी आपके मन में ना, आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।